हाई टू ऑल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का लीगल स्टडीज़ का यूनिट 1, जिसका चैप्टर है चैप्टर 1 जो कि जुडिशरी से रिलेटेड है। आज हम उसको पढ़ने वाले हैं। तो यूनिट 1 में अगर हम बात करें तो बेसिकली आता क्या है हमारे पास, अगर मैं ओवरऑल बात समझने की कोशिश करूँ आप लोगों के साथ, तो देखिए क्या है हमारी लीगल स्टडीज़ में जितने भी एस्पेक्ट्स हैं वो सब कहीं ना कहीं अलग अलग लीगल एस्पेक्ट से रिलेटेड होते हैं। लीगल से समझे कानूनी व्यवस्था से रिलेटेड होते हैं। तो अब इसमें क्या है कि हमारा जो लीगल स्ट्रक्चर होता है उसमें बहुत सारे उसके पार्ट होते हैं, ठीक है। जो एक लीगल स्ट्रक्चर होता है वो एक हायरार्की में काम करता है। हायरार्की से अगर हम समझें कि जैसे एक सुपीरियर पर्सन है, उसके नीचे एक उसके अंडर काम करने वाला बंदा है, एक उसके अंडर काम करने वाला बंदा है, तो इस तरीके से ये एक हायरार्की क्रिएट हो जाती है। जैसे कि अगर आप अपने घर में देखो तो जैसे आप हो गए, फिर आपके ऊपर आपके पेरेंट्स हैं, फिर पेरेंट्स के ऊपर उनके मतलब उनके पेरेंट्स हैं, फिर ये जो एक स्ट्रक्चर होता है ये एक हायरार्की क्रिएट कर देता है। अब अगर हम यहाँ पे समझने की कोशिश करें कि हमारा जो जुडिशियल स्ट्रक्चर है उसकी हायरार्की कैसे होती है, तो एक एग्जांपल इसमें हम लेके चलते हैं। हम ऐसे समझते हैं कि एक बंदा था एक्स और एक था वाई। तो अगर हम इसमें समझें कि दोनों के बीच में लड़ाई हुई और एक्स ने वाई का मर्डर कर दिया। अभी जो पर्सन है एक्स, इसको लेके इसने जो भी क्रिमिनल केस, जो भी इसने क्राइम करा है उसको लेके कोई ना कोई केस बनेगा। अब केस बनने में कैसे होगा, एग्जाम्पल समझते हैं कि जो एक्स बंदा है ये यूपी के आगरा डिस्ट्रिक्ट में रहता है। तो जब केसेस आते हैं तो जिस डिस्ट्रिक्ट में ये केस हुआ होता है सबसे पहले उस डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट में ये केस जाता है। अगर हम एग्जांपल समझें तो जो एक्स बंदा है उसने जो भी क्राइम करा है उसको सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। तो अगर हम समझें कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एक छोटी यूनिट को अगर हम अभी समझ के देखते हैं, ठीक है, तो अभी के लिए अगर हम समझें जो डिस्ट्रिक्ट है, जैसे वो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में कहीं पे रहता है, आगरा डिस्ट्रिक्ट में जैसे वो रह रहा है, तो सबसे पहले जो आगरा का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा उसको उस कोर्ट में पेश किया जाएगा। अब होता क्या है, केस हर कोर्ट के ऊपर एक कोर्ट बैठा होता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे समझने की कोशिश करें तो जैसे ये डिस्ट्रिक्ट है हमारे पास, इस डिस्ट्रिक्ट के ऊपर ये डिस्ट्रिक्ट आता है, आगरा डिस्ट्रिक्ट आता है यूपी में, तो आगरा के ऊपर एक यूपी का हाई कोर्ट बैठा है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास जितने भी स्टेट्स हैं हमारी कंट्री के अंदर, जितने स्टेट्स हैं उन सभी स्टेट का एक एक हमारे पास हाई कोर्ट होता है। अब हर स्टेट के अंदर जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, जैसे यूपी के अंदर आगरा हो गया, लखनऊ हो गया, मथुरा हो गया, ठीक है, गाज़ियाबाद हो गया, तो इन सब का जो है कहीं ना कहीं अलग अलग एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बने होते हैं। अब एक बंदा ने केस करा, क्रिमिनल केस करा, तो वो क्रिमिनल केस वाला बंदा कहाँ जाएगा, सबसे पहले उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश किया जाएगा। अब अगर हम समझेंगे केस ज़्यादा पेचीदा था और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हमें कोई भी रेजोल्यूशन नहीं मिला, तो हम क्या करेंगे, ऐसे केस में डिस्ट्रिक्ट से उठ के हम जाएंगे हाई कोर्ट में। तो ऐसे केस में क्या होता है, कभी कभी जो जजेस होते हैं, जज ही हमें हायर कोर्ट में भेज देते हैं, या वो बोलते हैं कि जो ये केस है ये हायर कोर्ट में अब जाएगा, तो आप लोगों को वहाँ पे अब आगे अपना केस प्रोसीड कराना है। अगर हाई कोर्ट में भी कोई ऐसा केस होता है जिसमें हाई कोर्ट में भी हमें रेजोल्यूशन नहीं मिलता, अब तो ऐसे केस में क्या होगा, वो केस जो हाई कोर्ट का जो जज होगा वो उसको केस को हाई कोर्ट से उठा के सुप्रीम कोर्ट में भेज देगा। अगर हम हायरार्की समझें तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट समझें कि एक किड लेवल का एक कोर्ट है, उसके ऊपर उसका जो पेरेंट लेवल कोर्ट है वो हाई कोर्ट हो गया, और जो बिल्कुल हाईएस्ट सुपीरियर अथॉरिटी जो है हमारे अंदर जुडिशल सिस्टम की, वो हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है। तो पहले सुप्रीम कोर्ट, फिर हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग हर स्टेट का अलग अलग हाई कोर्ट हो जाएगा, उसके नीचे हर स्टेट के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट आते हैं उन सभी डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो जाएंगे। अब जब हम आगे पढ़ते चलेंगे तो हमें समझ आएगा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में क्या फ़र्क होता है और किस तरीके के केस कौन से कोर्ट्स में जाते हैं, ठीक है। सिविल कोर्ट किस तरीके से काम करता है, क्रिमिनल कोर्ट किस तरीके से काम करता है, मेट्रोपॉलिटन और डिस्ट्रिक्ट सेशन जो भी कोर्ट्स हैं वो किस तरीके से काम करता है, हम उनको समझेंगे। अगर हम हायरार्की में बात करने की कोशिश करें या समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले हमारा आता है, मैंने बताया था कि सबसे सुप्रीम, सबसे ऊपर जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट हो गया। सुप्रीम शब्द का मतलब ही है सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी किसी के पास होना, या जो सबसे सुपर लेवल की जो पावर होती है जिसके पास। तो हमारे पास सबसे ऊपर आता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अगर हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बात करें तो अब देखिए जितना भी हमारा लीगल सिस्टम होता है सब चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे बेस्ड होती हैं।
ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या होता है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग अमेंडमेंट किए जाते हैं, तो हर अमेंडमेंट में नई नई चीज़ें ऐड होती चलती हैं। तो अभी हम आगे जब पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगा कि हम अमेंडमेंट से मतलब यहाँ पे हमारा क्या है, ठीक है। अब हम इसमें आगे देखते हैं। तो हमारा अगर हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बात करें तो ये सबसे पहले 28 जनवरी 1950 को पावर में आया था, या हम कह सकते हैं कि तभी इस्टेब्लिश हुआ था इंडिया के अंदर। 1950 में क्यों हुआ और 28 जनवरी को क्यों हुआ, इसके पीछे एक लॉजिक है, और बहुत छोटा सा लॉजिक है, मुझे लगता है सबको पता भी होना चाहिए। 1950 में ही हमारा क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो लागू हुआ था। अगर आप सब ने पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत पास्ट में आपने देखा होगा, तो आपको पता होगा कि हमारा जो देश था, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था 26 जनवरी 1950 से लागू हो चुका था, ठीक है। तो इसी वजह से, क्योंकि 26 जनवरी से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लागू हुआ था, या हम कह सकते हैं पावर में आया था, तब से उस पर वो काम करना शुरू किया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने। तो इसी वजह से सबसे पहला काम जो हमारे साथ हुआ वो 28 जनवरी को हमने सबसे पहले एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश करा। अब 1950 में क्या हुआ, अगर हम बात करें, जब हमारे स्टार्टिंग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आया था तो उसमें एक ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता था और 7 अदर जजेस होते थे। लेकिन जो पार्लियामेंट था, साथ साथ जब अगर हम देखते चले जाएं तो 1950 से लेके अभी तक हमारे देश की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। 1950 के बाद अगर हम देखें तो पार्लियामेंट ने देखा कि जिस तरीके से हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। बहुत सिंपल सा अंडरस्टूड चीज़ है ये। देखिए, हर पर्सन की एक अलग थिंकिंग एबिलिटी होती है, हर पर्सन की अलग साइकोलॉजी होती है। तो इस वजह से क्या होता है कि सबकी कहीं ना कहीं जो दिमाग चलता है क्राइम में या फिर नॉर्मल एस्पेक्ट में भी अगर बात करें तो हर पर्सन की थिंकिंग अलग होती है। तो इस वजह से क्या होता है कि जब हमारे सुप्रीम कोर्ट ने वो पार्लियामेंट ने देखा कि हमारे पास इतने सारे केसेस हैं और केसेस पेंडिंग हुए जा रहे हैं, क्योंकि कोर्ट और जजेस हमारे पास बहुत लिमिटेड है, लेकिन हमारी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है। तो पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से हमारे केसेस भी बहुत सारे हैं। तो केसेस को रिजॉल्व करने के लिए उन्होंने क्या करा, पार्लियामेंट ने पावर दी, और अब हमारे पास 33 जजेस हैं, और जिसमें एक CJI है। CJI का मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, जो सुप्रीम कोर्ट का जो हायर मोस्ट जज जो होते हैं, जो चीफ जज होते हैं, उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोला जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, अगर हम नंबर ऑफ जजेस की बात करें कि ये अमेंडमेंट हमने अभी पढ़ा कि पार्लियामेंट ने क्या करा, पावर दे दी। ऑल्दो अगर देखा जाए तो किसी भी हमारी अथॉरिटी को पावर देने की जो ताकत होती है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में होती है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि साथ के साथ हमें कहीं ना टाइम टू टाइम उसमें अमेंडमेंट्स करने होते हैं। तो अमेंडमेंट्स की वजह से क्या होता है कि पार्लियामेंट क्या होती है, कहीं ना कहीं चीज़ों को देखते देखते नए नए बिल्स पास करती हैं, और बिल के अकॉर्डिंग जब वो बिल हमारा पास हो जाता है, एक नया रेजोल्यूशन बन जाता है, तो वो चीज़ हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर देते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डीपली हम बाद में समझेंगे कि क्या कौन कैसे उसमें ऐड कर सकता है, बट अभी हम ये सिंपल समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जो नंबर ऑफ जजेस की जो पावर थी, जो कि 33 हो गई, वो 2019 में जो एक अमेंडमेंट बिल आया था तब हुई थी। तो 19 में क्या हुआ, 2019 में एक लोकसभा में एक अमेंडमेंट बिल आया था 5 अगस्त को, और इस टाइम पे जो अमेंडमेंट बिल था उसने क्या करा, जो हमारा पुराना नंबर ऑफ जजेस का बिल था, जो 56 का जो बिल था हमारा, उसमें चेंजेस करे। अब जो 56 का जजेस अमेंडमेंट था उसमें क्या था कि हमारे पास जो 7 अदर जजेस और ये जो पावर्स थी उसको भी अमेंड कर दिया और अब उसको बढ़ा दिया गया था। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो अब आप देख सकते हो, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास अभी करंटली 33 जजेस होते हैं। करंटली हमारे पास 33 जजेस हैं, लेकिन हमारे पास जो अगर हम मेजर या जो हेड या सुप्रीम जजेस की बात करें तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे एक ही हैं, DY चंद्रचूड़ साहब, और बाकी जितने होते हैं हमारे जस्टिस, जितने भी आप देख रहे हैं, जितने भी जजेस हैं, ये सभी हमारे हायर मोस्ट जजेस में आते हैं। ओके, अब हम यहाँ पे आगे बात समझते हैं। हमने देखा था कि जो हायरार्की होती है, हायरार्की में हमने क्या बोला कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट आता है। सुप्रीम कोर्ट के नीचे हर स्टेट का अपना अपना हाई कोर्ट होता है। कितने होते हैं, अब देखिए क्या होता है, कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनका हाई कोर्ट मैं कहूँगी कि एक पर्सनल हाई कोर्ट उस स्टेट का नहीं है। ठीक है,
तो अभी अगर हम बात करें, कुछ ऐसे हैं कि जहाँ पे 2 स्टेट्स को मिला के एक हाई कोर्ट बना हुआ है। ठीक है, अब हमारे पास हायरार्की में सेकंड पार्ट आता है हाई कोर्ट का। तो हाई कोर्ट में बेसिकली क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था कि जो हर सुप्रीम कोर्ट मतलब जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसके अंदर हर स्टेट्स का एक अलग अलग हाई कोर्ट है। अब स्टेट में क्या है, अब मैंने आपको बताया कि देखिए हमारे पास हैं तो 25 हाई कोर्ट, लेकिन हमारे पास स्टेट्स तो ज़्यादा हैं, इतने स्टेट्स हैं नहीं। तो ऐसे केस में क्या होता है हमारे पास कि जो हाई कोर्ट्स होते हैं वो कुछ स्टेट्स के हमारे कॉमन हैं। जैसे अगर हम बात करें तो जो बॉम्बे हाई कोर्ट है वो दमन दीव का, गोवा का, दादर नागर हवेली का, महाराष्ट्र का, इन सब का एक हाई कोर्ट है। तो आप देखोगे 4 मतलब इसमें यूनियन टेरिटरीज़ का और एक स्टेट का एक अलग हाई कोर्ट बना रखा है। अगर इसी तरीके से हम कोलकाता में देखें तो कोलकाता हाई कोर्ट में क्या आता है, वेस्ट बंगाल और अंडमान निकोबार आइलैंड। तो यहाँ पे हमारा एक यूनियन टेरिटरी और एक जो हमारा स्टेट है उनका एक कॉमन हाई कोर्ट आ गया। फिर अगर हम देखें मद्रास हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट में क्या आता है कि हमारा तमिलनाडु और पौंडीचेरी का एक हाई कोर्ट है। ठीक है, इसी तरीके से गुवाहाटी में क्या आता है, असम, नागालैंड, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश। तो आप ये देख सकते हो कि कितने हमारे पास एरियाज़ ऐसे हैं जिनके हमने कॉमन हाई कोर्ट बना रखे हैं। अगर हम केरला में देखें तो केरला और लक्षद्वीप आइलैंड का एक हाई कोर्ट हो गया। और बहुत कॉमन, आई बिलीव ये मोस्टली लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता तो भी आप अभी लिख सकते हो इन चीज़ों को, कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट जो है, बेसिकली ये पंजाब हरियाणा जो 2 अलग अलग हमारे स्टेट्स हैं, और जो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ बेसिकली हमारे यूनियन टेरिटरी में आता है। तो इन सभी के लिए एक ही हाई कोर्ट बना हुआ है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप चाहो तो आप लिख सकते हो, आपके एक नॉलेज के लिए अच्छी चीज़ है ये। ठीक है, उसके अलावा अब आप देखो हाई कोर्ट में बेसिकली क्या होता है कि हर हाई कोर्ट में हायरार्की होती है। हर हाई कोर्ट के नीचे भी मैंने आपको बताया था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं। अब जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं बटे हुए कैसे होते हैं, हमारे पास सिविल कोर्ट अलग होता है, क्रिमिनल कोर्ट अलग होता है। ठीक है, कुछ स्पेशलाइज्ड ट्रिब्यूनल्स भी होते हैं हमारे इसमें। ठीक है, तो ये जो स्पेशलाइज्ड ट्रिब्यूनल्स होते हैं इन सब के अलग अलग काम होते हैं। जब हम ये नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, हमारा आने वाले चैप्टर्स, जैसे हम एडीआर पढ़ेंगे, तो एडीआर में ये चीज़ें हमें बहुत क्लियर हो जाएंगी कि जो स्पेशलाइज्ड ट्रिब्यूनल्स हैं इनका क्या काम होता है बेसिकली। ठीक है, इस पार्ट को, स्पेशलाइज्ड ट्रिब्यूनल्स को हम अपने नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम इसमें सेकंड चीज़ ये देखते हैं। देखिए मद्रास हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट कहाँ है हमारा, चेन्नई के अंदर है। अब होता क्या है, कुछ ऐसे हाई कोर्ट्स हैं जो बहुत पहले से हैं हमारे पास। ठीक है, सारे हाई कोर्ट अभी रिसेंटली नहीं बने। ठीक है, तो अगर हम बहुत पुराने या फर्स्ट हाई कोर्ट्स की बात करें, जैसे मद्रास हाई कोर्ट हो गया, बॉम्बे हाई कोर्ट हो गया, कलकत्ता हो गया, इलाहाबाद हाई कोर्ट हो गया, ये पहले 4 हाई कोर्ट है जो इंडिया में इस्टेब्लिश हुए थे। ये वो हाई कोर्ट्स हैं जो हमने इस्टेब्लिश नहीं करे, ये हमारे पास कॉलोनियल पीरियड से हमारे पास ऑलरेडी हैं। ठीक है, इन हाई कोर्ट्स का यूज़ जितने भी हमारे मैं बोलूँगी उस टाइम पे ब्रिटिशर्स थे वो लोग यूज़ करते थे। बट उसके बाद क्योंकि ये ऑब्वियसली हमारे अलग अलग स्टेट्स को कवर करते हैं, तो अब ये हाई कोर्ट्स जो हैं वो इंडिया के पास ऑब्वियसली वर्क करते हैं। दूसरी चीज़ देखो, आंध्रा हाई कोर्ट है और तेलंगाना हाई कोर्ट है। ये 2 सबसे नए हाई कोर्ट हैं जो अभी बने हैं। अब ये क्यों बने, क्यों 2019 में इसको दोबारा बनाया गया, क्योंकि देखिए हुआ क्या था कि तेलंगाना रिसेंटली, अगर रिसेंटली तो नहीं बोलूँगे बट हाँ अब टाइम हो चुका है इस चीज़ को, बट तेलंगाना जो था वो अलग हो चुका था। ठीक है, तेलंगाना के अलग होने की वजह से क्या हुआ कि जो आंध्रा हाई कोर्ट और तेलंगाना हाई कोर्ट हमने 2 अलग अलग करे। ठीक है, सबसे नए हाई कोर्ट हैं जो कि हमने 1 जनवरी 2019 को हमने इस्टेब्लिश कराए थे। ठीक है, इसमें हुआ क्या था, आंध्र प्रदेश रिकॉग्निशन एक्ट आया था 2014 में, उसके अंडर हमने ये तेलंगाना हाई कोर्ट और आंध्रा हाई कोर्ट को अलग अलग कर दिया था। ठीक है, आप ये देख सकते हो कि हमारे पास 25 हाई कोर्ट्स हैं, कहाँ कहाँ पे इनकी बेंच है, कहाँ कहाँ पे इनकी सीट्स हैं, ये सब चीज़ें आप इसमें चाहो तो लुकआउट कर सकते हो। तो इसमें आपको क्लियर भी हो जाएगा कौन कौन से हाई कोर्ट्स हैं या कहाँ कहाँ पे जो कोर्ट्स हैं हमारे, कौन कौन से एरिया के कॉमन भी हैं। ठीक है, अब देखिए तीसरा पार्ट हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले क्या आता है, अगर हम यहाँ पे वापस जाके देखें इधर की तरफ,
इस वाले में तो हमने बोला था कि पहले सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, फिर उसके अंडर जो है ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं। जो डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट हो गया और मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स हो गया, इनमें बहुत माइनर सा डिफरेंस है। अभी उनको बहुत अच्छे से हम समझ लेंगे तो इतनी दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ देखो होता क्या है, डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में हमारे पास इसमें भी दो अलग अलग पार्ट्स आ जाते हैं। होता क्या है कि अगर हम यहाँ पे बात समझने की कोशिश करें, सबऑर्डिनेट कोर्ट सिविल साइड में और क्रिमिनल साइड में, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं हर कोई केस, हर तरीके का केस सेम कोर्ट में नहीं जाता, ये हमें समझना पड़ेगा। अगर हमारा कोई भी ऐसा कोर्ट है जिसमें डिवोर्स की बात हो रही है, कोई भी घर के कलेशों की बात हो रही है, भाइयों के झगड़े हो गए, ज़मीनों के झगड़े हो गए, वो सब हमारे सिविल साइड में जाएंगे, जो हमारे नॉर्मल झगड़े हैं। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा क्राइम हो जाता है, जैसे कि किसी ने मर्डर कर दिया, ठीक है, किसी ने चोरी कर ली, कुछ भी XYZ, अगर कुछ भी ऐसा क्रिमिनल एस्पेक्ट से रिलेटेड जिसमें रेप हो गया, ये सारी चीज़ें हमारी आती हैं क्रिमिनल साइड में, ठीक है। अब सिविल साइड में होता क्या है, सिविल साइड में भी हमारे तीन अलग पार्ट्स होते हैं और क्रिमिनल साइड में भी हमारे 3 अलग पार्ट्स होते हैं। सिविल साइड में अगर हम देखें तो हमारे पास बहुत जूनियर लेवल पे अगर हम देखें, जो बहुत हायर लेवल का केस नहीं होता है, तो उनको हम भेजा जाता है, उनको जूनियर सिविल जज के पास या जूनियर सिविल कोर्ट में भेजा जाता है। आप यहाँ पे समझो, अगर जज और कोर्ट मैंने साथ में लिखा है तो इसका मतलब यही है कि जो कोर्ट है वहीं पे जो उसका जज है उसको भी सेम नाम से ही बोला जाता है, ठीक है। जूनियर के ऊपर हमारा नेक्स्ट आ जाता है प्रिंसिपल जूनियर सिविल कोर्ट, और इसके ऊपर आ जाता है हमारा सीनियर सिविल जज कोर्ट, ठीक है। तो ये 3 एस्पेक्ट्स होते हैं या ये 3 पार्ट्स होते हैं सिविल साइड के। अब इसमें होता क्या है, इंटेंसिटी ऑफ केस के अकॉर्डिंग ये केसेस जो हैं ऊपर ट्रांसफ़र होते चले जाते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आ सकता है कि अगर देखो घर का ही कलेश था या डिवोर्स ही था या कोई घर में ही आपस में हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो जाती है, और ऐसा कोई केस जिसमें आप ये देखो कि लड़ते लड़ते किसी ने एक दूसरे को मार दिया या मर्डर हो गया, तो ऐसे केसेस का क्या होता है, जो वो केस होते हैं ऑल्दो वो घर में हुए हैं, बट वो केसेस कहाँ जाएंगे, वो स्टिल वो केस क्रिमिनल साइड में ही जाएंगे। क्यों जाएंगे, क्योंकि ये जो एक्टिविटी हुई है मारने की एक दूसरे को, या मैं बोलूँगी मर्डर करने की, या कुछ ऐसी वायलेंस वाली, अगर नॉर्मल डोमेस्टिक वायलेंस है वो सिविल साइड में रहेगा, लेकिन अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हो जाती है जिसमें हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को मर्डर कर देते हैं, या कोई भी आपके फैमिली मेम्बर एक दूसरे को मर्डर कर देता है, ऑब्वियसली वो क्रिमिनल साइड में जाएगा, ठीक है। अब इसमें भी क्या होता है, आप ये देख सकते हो बिल्कुल जूनियर लेवल पे 2nd क्लास जज और मजिस्ट्रेट आते हैं, और उसके ऊपर 1st क्लास आते हैं, देन सिविल जज और मजिस्ट्रेट कोर्ट्स आते हैं हमारे पास, ठीक है। 3rd पार्ट अब आप इसमें ये देख सकते हो, इसी में आप आगे देख सकते हो, 3rd पार्ट तो मैं नहीं बोलूँगी। अभी हमने देखा सिविल साइड और क्रिमिनल साइड, अब उन चीज़ों को अलग अलग तो हम आगे समझेंगे, लेकिन अभी हम ये समझते हैं कि ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट जो कोर्ट्स होते हैं इनमें होता क्या है। अब कोर्ट जो होते हैं ऑब्वियसली वो हाई कोर्ट के नीचे वर्क करते हैं, ठीक है, इनको सबऑर्डिनेट जुडिशरी भी बोला जाता है। अब इसमें बेसिकली क्या होता है, देखिए जो सबऑर्डिनेट जज हुए, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, एक जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में कि अगर आगरा में कोई केस हुआ तो वो कहाँ जाएगा, ठीक है। आगरा एक डिस्ट्रिक्ट है, सिटी है, कुछ भी कह लो, बट एक डिस्ट्रिक्ट है हमारे यूपी के अंदर। तो उस केस में हमारा जो भी उस टाइम पे एक्टिविटी होती है, वेदर वो क्रिमिनल है वेदर वो सिविल है, वो सबसे पहले हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगी, डिस्ट्रिक्ट या सेशन जज के पास जाएगी। अब इसमें होता है क्या है, फ़र्क समझो, जो सेशन जजेस होते हैं वो क्रिमिनल केस के लिए होते हैं, और जो डिस्ट्रिक्ट जजेस होते हैं वो सिविल केसेस के लिए होते हैं। एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने अभी आपको दिया था कि अगर कोई सिविल केस हो जाता है, सिविल केस से मतलब कि नॉर्मल हमारे बीच में झगड़ा हो रहा है, घर में झगड़ा हो रहा है, या अगर हम बिज़नेस पार्टनर्स भी ले लेते हैं, अगर बिज़नेस पार्टनर्स में किसी भी तरीके का झगड़ा हुआ है या कोई ऐसी एक्टिविटी हुई है, तो वो केसेस उस टाइम पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे, जो कि डिस्ट्रिक्ट जज उसको हैंडल करेगा। लेकिन अगर कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी हो जाती है तो वो सेशन जज के पास जाएगी, सेशन कोर्ट जो है उसको हैंडल करेगा। तो डिस्ट्रिक्ट और सेशन में आपको जो भी डिफरेंस है इसको समझना बहुत ज़रूरी है।
बहुत चांसेस होते हैं कभी कभी डिस्ट्रिक्ट और सेशन में एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आ जाएगा और 1 या 2 नंबर का, और वो आपसे पूछ भी लेगा। ठीक है, आगे चलते चलते जब आप देखोगे ये जितना भी मैं आपको करा रही हूँ एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से जितना पार्ट है वो मैं आपको पूरा रिवीजन इससे हो जाएगा। इन शॉर्ट जितना भी चीज़ें आपकी आएंगी बोर्ड में ऑब्वियसली आपके सारे चैप्टर्स आने हैं, और जिस तरीके से आएंगे वो सब हम यहाँ पे शॉर्ट में आपका लास्ट टाइम रिवीजन में बहुत हेल्प करने वाली हैं वीडियोस। सेकेंडली, हर चैप्टर के बाद उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी MCQs या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, केस स्टडीज़ हैं, वो सब हम हर चैप्टर के बाद डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वो भी चाहिए तो वो सब आपको अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, उन सब की PDFs मैं आपको शेयर कर दूँगी, आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में उसको लिख देना। ओके, सेकंड चीज़, अब आप चलो वापस आते हैं, इसमें समझते हैं। अब क्या था, मैंने आपको बताया कि देखो सिविल और क्रिमिनल में तो ऐसा होता है कि भाई जो सिविल केसेस हो गए वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैंडल कर रहा है, क्रिमिनल केसेस हो गए सेशन कोर्ट हैंडल कर रहा है। लेकिन अब देखो दूसरी चीज़ क्या आती है, जो डिस्ट्रिक्ट जजेस होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, उनको मेट्रोपॉलिटन सेशन जज भी बोला जाता है। ठीक है, ही इज़ प्रिजाइडिंग ओवर अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन अ सिटी विच इज़ डेजिग्नेटेड एज अ मेट्रोपॉलिटन एरिया। अब क्या होता है कि कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जो मेट्रोपॉलिटन होते हैं, आपने सुना भी होगा ये मेट्रोपॉलिटन सिटी है। जैसे कि अगर हम एग्ज़ाम्पल लें कि हमारे पास बहुत सारी मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं, बॉम्बे हो गया, ठीक है, और दिल्ली भी एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में आता है, ऑल्दो वो एक यूनियन टेरिटरी भी है बट वो एरिया मेट्रोपॉलिटन सिटी है। मेट्रोपॉलिटन का होने का मतलब ये नहीं होता कि वहाँ पे मेट्रो चल रही है। ऑलराइट, मेट्रोपॉलिटन सिटी होने का मतलब ये होता है कि वो हाईली एडवांस्ड है, वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं लोगों को, वहाँ पे हम कह सकते हैं एजुकेशन और जॉब हब वो एरिया है, वो एरियाज़ मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ में आते हैं। ऑलराइट, अब देखो इसमें होता क्या है, मेट्रोपॉलिटन सेशन जज जो होते हैं ये भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही होते हैं, डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के ही पार्ट हैं ये। लेकिन जो ऐसे मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ होते हैं उनके लिए मेट्रोपॉलिटन सेशन जज है। अगर वो नॉर्मल एक डिस्ट्रिक्ट है तो वो सिर्फ कैसा हो गया, वो एक नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहलाएगा। अगर वो एरिया मेट्रोपॉलिटन एरिया है तो वो मेट्रोपॉलिटन सेशन जज कहलाएगा। ठीक है, बस इतना फ़र्क है कि नाम का फ़र्क है। अगर वो वाली सिटी या वो एरिया मेट्रोपॉलिटन एरिया है तो वो मेट्रोपॉलिटन सेशन जज हो गया। अगर वो मेट्रोपॉलिटन नहीं है, एक सिंपल सी डिस्ट्रिक्ट है, सिंपल सा सिटी है, तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आ जाएगा। ओके, अब देखो जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं उनको एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की तरीके से भी वो हो सकता है कभी कभी काम करते हैं, डिपेंड करता है कि जुडिशल वर्कलोड कितना है। ठीक है, कभी कभी डिस्ट्रिक्ट जज को अपने लोअर अथॉरिटी में रह के भी काम करना पड़ जाता है। ऐसा नहीं होता कि उनका डिमोशन हो जाता है, बस इसमें चांसेस इतने होते हैं कि कुछ कुछ केसेस होते हैं जो एक्सट्रीम केसेस अगर किसी कोर्ट के पास हो जाता है तो उन वर्कलोड को कम करने के लिए हमें ऐसा मतलब वो जजेस इस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, सेकेंड चीज़ हम इसमें ये समझते हैं, देखिए जो डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट होता है, अब इसमें क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है वो हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी होता है हाई कोर्ट के नीचे। अब इसको हाईएस्ट से कंफ्यूज मत होना, सिंपल सी बात ही कह रहा है कि बस हाई कोर्ट के जस्ट नीचे वाली जो नेक्स्ट सीढ़ी है वो डिस्ट्रिक्ट जज की है। अब जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है वो क्या होता है, एक उसके पास एक पावर होती है। ठीक है, जितने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे जितने भी छोटे छोटे कोर्ट्स आते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं, वो सब जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैंडल कर सकता है या वो करता है। ठीक है, आप ये समझ लो कि जैसे आप स्टूडेंट हो, आपके ऊपर टीचर बैठे, तो जो टीचर है हर क्लास की एक अलग क्लास टीचर होती है, तो वो क्लास टीचर हो गए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, आप सब हो गए उसके सबऑर्डिनेट कोर्ट, जिसको अलग अलग काम टीचर्स बांट देते हैं। कभी कभी जैसे आपके स्कूल में कोई एक्टिविटी होती है, क्लास में कोई एक्टिविटी होती है, बोर्ड डेकोरेशन होता है, तो क्या करेंगे वो अलग अलग ग्रुप्स बना देंगी और उसमें हर बच्चे को अलग अलग जो है या हर ग्रुप को अलग अलग एक एक्टिविटी असाइन कर देती हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर देती हैं। तो आप लोग हो गए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे भी और छोटे छोटे जजेस। लेकिन अब हाई कोर्ट कौन हो गया, जो आपके वहाँ पे जो हम एग्जांपल लेते हैं, जो टीचर के ऊपर आप HOD समझ लो, या फिर आप ये समझ लो कि जो टीचर के ऊपर जो आती हैं कोऑर्डिनेट टीचर्स आती हैं वो हो गई। ठीक है,
या आप वाइस प्रिंसिपल समझ सकते हो। और सुप्रीम कोर्ट क्या हो गया आपका? सुप्रीम कोर्ट हो गया ऑब्वियसली आपका वही जो आपके पूरे स्कूल के प्रिंसिपल हैं, ठीक है। ऐसे आप इस चीज़ को हायरार्की को समझ सकते हो। अब देखो दूसरा यहाँ पे क्या होता है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है मैंने बताया जितने भी छोटे छोटे वो होते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं उनको ये हैंडल करता है, ठीक है। अगर सिविल साइड पे बात करें तो सिविल साइड पे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, मैंने बताया था, जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे काम करते हैं, ठीक है। इसमें जूनियर सिविल जज आता है, प्रिंसिपल जूनियर सिविल जज आता है, फिर सीनियर सिविल जज आता है, ठीक है। और सब कोर्ट्स भी इनको बोला जाता है। ये तो हो गया आपका सिविल साइड पे घरेलू झगड़े। अब अगर क्रिमिनल कोई बड़ा मारकाटी हो गई बिल्कुल ही, तो ऐसे क्रिमिनल केसेस में क्या हो जाता है कि देखो सबसे पहले सेकंड क्लास आता है नीचे, उसके ऊपर फर्स्ट क्लास जुडिशल मजिस्ट्रेट आता है, फिर उसके ऊपर चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट आता है। तो इस तरीके से काम चलता है, ठीक है। ये वही सेम हायरार्की है जो अभी हमने इस पेज पे डिस्कस करी थी, ये वाली आई होप आप सबने देखी थी। तो यही सेम चीज़ हमने यहाँ पे डिस्कस करी है, ठीक है। अब देखिए अब इसके अलावा क्या होता है, छोटे छोटे जो ज़िले होते हैं, ठीक है, जैसे जो एक डिस्ट्रिक्ट हो गया, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी ना बहुत छोटे छोटे एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे छोटे छोटे कस्बे आप बोल सकते हो, ठीक है। या आप ये बोल सकते हो कि ये ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। तो जो डिस्ट्रिक्ट मुंसिफ कोर्ट होते हैं वो भी इसी हायरार्की का पार्ट इसलिए माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोएस्ट होते हैं, सबसे लोएस्ट क्वालिटी, मतलब क्वालिटी नहीं बोल सकती सॉरी, लोएस्ट लेवल पे ये कोर्ट्स आते हैं हमारे पास, ठीक है। ये सिविल नेचर के ही कोर्ट उठाते हैं, मतलब सिविल नेचर के ही जो केसेस होते हैं उन्हीं को उठाते हैं, ठीक है। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के अंडर में ये काम करते हैं। सबऑर्डिनेट कोर्ट कहाँ था? सिविल जो साइड को हैंडल कर रहा था, तो ऑब्वियसली उसके नीचे अगर कोई कोर्ट आ रहा है तो वो सिविल केसेस को ही हैंडल कर रहा होगा, ओके। तो ये हमारा जो आज हमने पढ़ा, आप इसका पूरा हायरार्की एक बार यहाँ समझ सकते हो, ठीक है। ये जो हमारे पास ये पार्ट है, आप देखो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, ये रहा सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर उसके बाद ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है अगर कोई तो मेट्रोपॉलिटन कोर्ट बोलेंगे, अगर नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट है तो नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट और सेशन बोलेंगे। इसको ऐसे कंसीडर मत करना कि ये दो अलग अलग पार्ट्स हैं, फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो पर्टिकुलर एरिया मेट्रोपॉलिटन सिटी में आता है या वो एक नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट में आता है। अगर नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट में आता है तो इस तरीके से उसका चलता है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का सीन, अगर वो मेट्रोपॉलिटन एरिया में आता है तो उसका इस तरीके से सीन चलता है। बस इतना आपको समझना है, ठीक है। अभी ये वाला जो आपका पूरा फ्लो चार्ट है ये आपको बहुत हेल्प करेगा समझने में कि किस तरीके के कोर्ट्स के नीचे क्या क्या केसेस हमारे पास या कैसे कैसे केसेस हमारे पास आते हैं, ठीक है। तो आज के लिए अभी हम सिर्फ इतना ही समझ रहे हैं, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम जो है साइलेंट फीचर से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर किसी का कोई भी डाउट हो तो मुझे प्लीज़ उसमें कमेंट में आप लिख सकते हो। सारे चीज़ों के जितने भी आपके डाउट्स हैं सारे क्लियर हो जाएंगे। अगर कोई भी डाउट आपका रह जाता है तो दोबारा से पूरा जो है हम उसको एक बार उस पर एक शॉर्ट वीडियो बना के उस पर पूरी क्लैरिटी कर सकते हैं। ऑलराइट, so that is all for today. Thank you so much and have a nice day.